Good afternoon, dear students. So today we will be taking up thermosetting polymers. लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग इन दोनों पॉलीमर्स या इन दोनों प्लास्टिक्स के बीच में जो इनका आम नाम है क्या फर्क है। तो थर्मोप्लास्टिक अभी तक हमने जो पढ़े थे ये ऐसे पॉलीमर्स हैं विच कैन बी इजिली डिफॉर्म्ड। इनके ऊपर प्रेशर या हीट पड़े तो ये अपना शेप बदल लेते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं जनरली ये लीनियर ही होते हैं और ये लीनियर जो पैरेलल प्लेट्स ही होती हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। सो दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर। इसलिए हीट अप्लाई करें या प्रेशर अप्लाई करें तो इनका शेप भी जो है वो चेंज हो जाता है। ज्यादातर इसमें मोनोमर्स में जो है फंक्शनैलिटी वो दो फंक्शनैलिटी होती है इनके मोनोमर्स में, उससे ज्यादा नहीं, तभी तो ये लीनियर बनते हैं। मॉलिक्यूलर वेट भी इनका इजीली बताया जा सकता है कि ये इतने लगभग मॉलिक्यूलर वेट के हैं, वो डिफाइन करा जा सकता है। अब इस तरह देखिए जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये लीनियर हमारे हैं ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। इनके बीच में जो है कोई प्राइमरी बॉन्डिंग नहीं है, कोई पक्का ऐसा मजबूत बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड्स हैं जैसे कि सेकेंडरी बॉन्ड जिनको कहते हैं, जैसे वैन डर वाल्स फोर्स। एग्जाम्पल इनके हैं हमने पढ़े हैं, इनमें से अधिकतर जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ये सब है पीवीसी, द बिग फोर भी कहते हैं, जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स का। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, हम सब पढ़ चुके हैं ये। और ये 85% बनाते हैं लगभग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का। एंड एज वी ऑल नो, क्योंकि हमने इनका रीजन आइडेंटिफिकेशन कोड भी देखा, जितना कम कोड उतना इजिली वो रिसाइक्लेबल, 1 2 3 4 5 6 देखा, और 7 में अदर्स आते हैं। तो जितना हायर कोड उतना डिफिकल्ट टू रिसाइकल। तो ये सारे पॉलीमर्स जो हैं ये कैसे हैं हमारे? ये हैं थर्मोप्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड, इफ वी सी what are thermosetting plastics, then we will know that they cannot be bent or reformed easily. They cannot be deformed. मतलब थर्मोप्लास्टिक्स जो थे वो तो इजिली हमारे डिफॉर्म हो सकते हैं प्रेशर, लेकिन ये नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। फंक्शनैलिटी जो है इनके मोनोमर में इसीलिए 2 से ज्यादा है, मल्टी फंक्शनल होते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप होने से क्रॉस लिंकिंग बना लेते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं ये। और क्योंकि क्रॉस लिंक्ड होते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से ऐसा तो है नहीं कि एक चेन है तो हम डिफाइन कर सकें इतने लगभग मॉलिक्यूल्स की चेन है, वो डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए इसके मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इतनी क्रॉस लिंकिंग होती है, वो इजिली कैलकुलेटेड नहीं है, आसानी से बताया नहीं जा सकता है। इनफैक्ट बता नहीं सकते हैं उसमें। तो क्यों? तो देखिए ऐसे उदाहरण के स्वरूप बना रखा है इस तरह। ये 2 इस तरह लीनियर चेन्स है, बीच में क्या है? लिंकेज हो गई। अब लिंकेज प्रॉपर लिंकेज है, कोवैलेंट। इनके बीच में कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी आ गई और ये क्रॉस लिंक्ड इस तरह हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं। मतलब इसमें प्राइमरी होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो प्राइमरी, वैन डर वाल वगैरह तो सेकेंडरी होते हैं बॉन्ड्स। तो यही कारण है कि ये हीट प्रेशर किसी से इनमें फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण जो है इसका बेकलाइट। एंड दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल। क्योंकि हीट का प्रेशर का तो कोई असर पड़ता नहीं है इसमें, मजबूती होती है। देखिए जो चीज हमारे फायदे के लिए है वही नुकसान भी कर रही है अगर प्रॉपर यूज ना हो। क्योंकि पाइल कलेक्ट होती जाएगी तो इसका अलग अलग मेथड होता है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इनसे कारपेट्स वगैरह और चीजें बनाई जा सकें वंस दे हैव बीन यूज्ड। तो अदरवाइज रिसाइकलिंग इनकी लगभग नामुमकिन सी है। पर हम ये भी नहीं कह सकते नहीं होती रिसाइकलिंग, क्योंकि प्रेशर और उससे नहीं चेंज होते, पर इनको तोड़ करके इनके पार्ट्स को
और ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। रीयूजेबल होते हैं लेकिन रिसाइकल नहीं हो पाते हैं इस ढंग से कि प्रेशर और उससे ये कोई टूट सके या डिफॉर्म हो सके। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस as far as thermosetting and thermoplastic polymers are concerned. तो देखें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, क्योंकि हमें पता लग गया इनके बीच का। तो प्लास्टिक्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली देखिए 8.3 बिलियन मेट्रिक टन्स इतना प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है। और जान के हैरानी होगी कि इसमें से लगभग 9% ही रिसाइकल होता है। 12% जो है वो इंसिनरेट किया जाता है और बाकी जो है लगभग 79% वो लैंडफिल्स में यूज होता है। इसके बावजूद भी प्लास्टिक की क्योंकि लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में पढ़ने के लिए कि किस तरह से प्लास्टिक इजाद हुआ था, हाउ वॉज इट इन्वेंटेड। एंड सरप्राइजिंगली द फर्स्ट प्लास्टिक वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1907। और क्या हुआ था वो क्रॉस लिंक्ड बेकलाइट। और किसने इन्वेंट किया था? ये बेल्जियन हमारे केमिस्ट हैं लियो बेकलैंड, इन्होंने किया था। और कहा गया इसके लिए कि मटेरियल ऑफ 1000 यूजेस। पेटेंट इसका 1909 में हुआ था। इट वॉज पेटेंटेड इन 1909। बेकलाइट इज अ हार्डी मटेरियल, ये रेजिस्टेंट है, क्रॉस लिंक्ड है, सो like we discussed, thermosetting है, it is resistant to heat, electricity, solvents. Immediately इसलिए एप्लीकेशन इसकी जो हुई वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में, क्योंकि इतनी जगह इस्तेमाल था इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स का, और इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे महसूस होने लगा। एक ही नहीं, कई एक इंडस्ट्रीज में। वो इंडस्ट्रीज क्या थी? हैंडल्स जो बनते हैं छातों के, वो पाइप के जो स्टेम्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, रेडियो इंडस्ट्रीज है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि इट इज द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल, सो कॉल्ड सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ड्राइविंग फोर्स जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा शुरू हुआ वो इसी से शुरू हुआ, क्योंकि इसके अलावा इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अलावा इसके बहुत अनेकों उपयोग थे डेली लाइफ में भी, टॉयज में, बटन्स में, किचन यूटेंसिल्स में, गिटार्स में और ज्वेलरी में। और इससे हमें महसूस होने लगा कि कई चीजें बनाई जा सकती है नॉन नेचुरल मटेरियल से भी, और उसमें हम फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोकेमिकल्स यूज कर सकते हैं रॉ इंग्रेडिएंट की जगह, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी कुछ कमियां भी थी, जिसकी वजह से फिर दूसरी जो है किस्म की पॉलीमर्स वो बनने लगी। तो हम देखें कि किस तरह ये महत्वपूर्ण है हमारा बेकलाइट, द फर्स्ट पॉलीमर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो बेकलाइट जिसने हमें बहुत ही इंट्रोड्यूस करा, बहुत ही वर्सेटिलिटी जो पॉलीमर्स की होती है उसके लिए, तो उसका प्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड, इसलिए इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। तो पहले क्या होता है इसके, अगर हम प्रोसेस देखें प्रिपरेशन की, फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका प्रोटोनेशन होता है। उसके बाद प्रोटोनेशन होगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट विल बी लैकिंग इन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और वो अटैक करेगा फिनॉल के ऊपर। और अब जो फिनॉल के साथ होगा इसका उसी तरह होता है जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, उस तरह रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑब्वियसली फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये ऑर्थो या पैरा कहीं भी ये
अटैक कर सकता है, और यही कारण है कि फिर इसमें क्रॉस लिंकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह है, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज आवर फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, अब आप देख रहे हैं क्या हुआ, HCH डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, यानी कि इस पे आ गया ये प्रोटोनेशन हो गया एसिड से, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से 3, क्योंकि इसके लोन पेयर यूज हो गए, तो क्या होगा ये अपनी तरफ ये बॉन्ड खींच लेगा यहाँ, मतलब ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज ना रहे इसके ऊपर। तो क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट कैन नॉट एंड्योर अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये खींचा इसने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो चेंज हो गया ये सिंगल बॉन्ड में। एज अ कॉन्सिक्वेंस कार्बन की वैलेंसी 4 से किस में हो गई, 3, मतलब कार्बन हो गया अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को कहां से मिले इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग, वो मिलेंगे किससे, हमें बेंजीन रिंग जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन में ये अटैक करेगा इन दिस वे, सो वी विल गेट CH2, क्योंकि अब ये OH हो गया है ना, CH2OH बन गया, CH2OH। अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है तो आपको मालूम है, आई नीड नॉट टेल यू द मैकेनिज्म कि किस तरह सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, पाई बॉन्ड सिग्मा में चेंज हो गया है और एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, तो तुरंत इसमें से ये पॉजिटिव चार्ज को लेता हुआ H पॉजिटिव निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा ऑर्थो पोजीशन में CH2OH। अब इसमें आ गए ये 2 फंक्शनल ग्रुप, अभी तक OH ही था, अब आ गया CH2OH, अब ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे, आप देखेंगे कैसे। अब ये CH2OH जो यहाँ पे है, फिर से इसके ऊपर लोन पेयर ऑक्सीजन का H का अटैक होगा, ये एक किस्म से इसको वीक कर रहा है, तो ये OH2 गुड लिविंग ग्रुप नाउ ये OH2 में चेंज हो गया है, OH2, अब ये OH2 निकल गया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो फिर से एक और कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन फिर दूसरे वाले फिनॉल के ऑर्थो या पैरा में अटैक करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने पैरा पे अटैक करा तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा इस किस्म से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के इस किस्म से हमारा ये जो है प्रोडक्ट बन गया, एक में ऑर्थो और दूसरे में पैरा। एंड दिस प्रोसेस विल कीप कंटिन्यूइंग सो दैट द फिनॉल्स आर कनेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ द CH2OH एट द ऑर्थो एंड एट द पैरा पोजिशन, कभी ऑर्थो में, कभी पैरा में, कभी ऑर्थो में, कभी पैरा में, मतलब हमारी क्या हो जाएगी इस तरह CH2 के माध्यम से क्रॉस लिंकिंग। वही बात जो करी थी कि थर्मोसेटिंग में क्या होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड्स। अब देखिए ये पूरी एक लीनियर चेन, ये नीचे क्या बनने लग गया, धीरे धीरे क्रॉस लिंकिंग से दूसरी चेन से कनेक्ट होने लग गया है। इस तरह अनेकों समूह आपस में फिनॉल के ऑर्थो पैरा पोजीशन से जुड़ जाएंगे। कैसे, HCHO जो CH2OH में चेंज हो गया H पॉजिटिव के अटैक से, उसके माध्यम से, क्योंकि फिर से H पॉजिटिव का अटैक होगा, CH2OH से H2O निकल जाएगा और ये CH2 जो डेफिशिएंट हो गया कार्बन में, ये एक दूसरे वाले फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन से। इस तरह हमारे जो है पूरा इस किस्म का नेटवर्क, जाला जैसा हमें मिल जाएगा, नेटवर्क क्रॉस लिंकिंग मिल जाएगी एंड अ थर्मोसेटिंग polymer has been produced. बेकलाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं हम पहले थर्मोसेटिंग में जो डिस्कस कर चुके हैं वही प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कि हीट रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस है, सॉल्वेंट का इसमें कोई असर नहीं होता, तो एप्लीकेशन कहाँ होगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रेडियो इंडस्ट्री। और जैसा हमने पहले कहा कि इट प्रूव टू बी अ ड्राइवर ऑफ द सेकेंड सो कॉल्ड सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि छोटी छोटी अनेकों चीजों में भी इसका डेली लाइफ की उपयोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अलावा। तो 1909 में जो इसकी पेटेंटिंग हुई थी उसके बाद इसका इतनी जगह यूज जो है वर्सेटिलिटी इसकी देखी गई। तो अब हम दूसरा थर्मोसेटिंग पढ़ते हैं, पॉलीमर इसी कैटेगरी में आगे। अब देखिए जो हमने बेकलाइट पढ़ा, अब आज के दिन में बेकलाइट का इतना यूज नहीं है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए जब हम कढ़ाई वगैरह या गरम पैन्स निकालते हैं
तो वो हैंडल्स जो होते हैं बेकलाइट, जिससे हाथ नहीं जलता है हमारा। और आजकल तो बहुत कलेक्टर्स हो गए हैं बेकलाइट के, क्योंकि हिस्टोरिकल विंटेज कलेक्शन, जैसे पुरानी गाड़ियों के ऐसी बेकलाइट के। तो पुराने किस्म की जो आजकल कहते हैं ना ज्वेलरी ऐसी बनती है, कई ज्वेलरी ऐसी होती है जो बेकलाइट ज्वेलरी, आप देख सकते हैं इसको कई जगह, आप नेट में ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो बेकलाइट के प्रोडक्ट और उसकी ऑथेंटिसिटी, क्योंकि दाम बहुत देने पड़ते हैं ना, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो गया इसका, तो कि वो वाकई में जेन्युइन बेकलाइट है या नहीं है, उसके लिए बेकलाइट टेस्टिंग किट्स भी आते हैं। तो एक्सपेंसिव होती है ये, और विंटेज टाइप की जो है खास किस्म की ज्वेलरी, खास किस्म के बेकलाइट के हमारे आइटम्स अभी भी बहुत यूज में हैं। तो ये तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ये 1919 प्राग, हैंस जॉन चेकोस्लोवाकिया, इन्होंने पहला पेटेंट, अब पहला पेटेंट हर एक में कह रहे हैं जैसे बेकलाइट में भी, क्योंकि उसके बाद और पेटेंट्स भी फाइल हुए, जैसे जैसे उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, पहले जो पॉलीमर सिंथेसाइज हुआ तो धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशंस हुए, तो आगे भी पॉलीमर्स उस किस्म के पेटेंट्स जो है फाइल होते गए। तो पहला पेटेंट था यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का। अब इसका हम प्रिपरेशन देख रहे हैं अल्कलाइन कंडेंसेशन से, किस तरह यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, जैसा कि नाम है यूएफ है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और यूरिया यूज होगी नेचुरली। हम देखें यूरिया अल्कली की प्रेजेंस में क्या होगा, अल्कली की प्रेजेंस में OH नेगेटिव क्या निकाल लेगा, NH2 बेस, उसमें से एक H पॉजिटिव, मतलब वाटर बन गया। तो क्या रह जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव निकला है तो लोन पेयर, ये दिख रहा है यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर। अब फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, कार्बन, ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आए, तो इसमें क्या अटैक करेगा, इसमें अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन में, तो इसमें ये नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो लिंकेज शुरू हो गई। सो वी विल गेट नाउ NH2CO NH, ये दिख रहा है आपको, NH2CO NH, एक तो निकल चुका है हाइड्रोजन, सो NH and this is carbon electron deficient, so CH2 के ऊपर अटैक N का, NO नेगेटिव, उस पे आ गया हमारा H पॉजिटिव, क्या बन गया CH2OH, क्योंकि H पॉजिटिव अगर आपको ध्यान है पहली स्टेप में निकला था, यहां से NH2 से निकला था, तभी तो ये NH में चेंज हुआ था। तो ये प्रोग्रेस आगे रिएक्शन जो है अब हमारा बढ़ने लगा, NH2CO NH CH2OH। अभी इसके पास और भी है इस तरह का हाइड्रोजन जो निकल सकता है एक और, तो वो निकला फिर से OH की प्रेजेंस में, ये निकल गया, क्योंकि यहां भी तो है इसके पास। तो फिर से क्या बन गया, CO NH NH CH2OH, जैसे नीचे बना ऐसे ही ऊपर भी, तो वो भी किसके साथ, HCHO के साथ रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड, और आगे इस तरह रिएक्शन होगा, HCHO इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, C पॉजिटिव पे क्या आ गया, ये दूसरा वाला NH, तो क्या बन गया NH CH2O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जो इधर निकला था, NH बनने में H पॉजिटिव निकला था क्योंकि OH ने खींचा था H पॉजिटिव को, तो वो यहां लग गया, तो क्या बन गया CH2OH। इसी तरह रिएक्शन आगे प्रोसीड होता चला जाता है, क्योंकि इसके पास अवेलेबल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकलेगा OH नेगेटिव अल्कली की मदद से, और फिर से दोनों तरफ है एक एक हाइड्रोजन, एक एक ही तो निकला, एक यहां से एक यहां से, तो अब यहां से निकला तो फिर यहां जुड़ जाएगा नीचे फॉर्मेल्डिहाइड CH2OH, तो इस तरह आ गए CH2OH, इसमें देखिए कितने, दो आ गए, NHCH2OH आया था ऊपर, नीचे भी NHCH2OH, वो H भी निकल गया तो उसकी जगह फिर से आ गया एक HCHO CH2O नेगेटिव, H पॉजिटिव जो निकला था वो यहीं लग जाएगा CH2OH। और इस तरह रिएक्शन होते होते इसमें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, अमीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, अमीन भी कितने हैं, दो हैं, दो अमीन होने से क्या होगा, ऐसे CO आपस में, एक इसमें NH है तो नीचे वाले में भी तो है, तो उसके साथ लिंक कर जाएगा थ्रू दिस, सो वी विल अगेन बी गेटिंग अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अगर हम ब्रीफ में इसको लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं
NH2 जो था वो रिप्लेस हो गया ना, CH2 आ गया यहाँ भी CH2 एक हाइड्रोजन, दूसरा भी यहाँ से CH2OH, इधर भी CH2OH, फिर वो फर्दर रिएक्ट करेगा। अब यहाँ NH2CO था, उसकी जगह क्या आ गया, H, यहाँ के भी रिप्लेस हो गए, इधर के भी रिप्लेस हो गए, और फर्दर इस तरह रिएक्शन होते होते हमें इस तरह का क्रॉस लिंक्ड जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का UF ये पॉलीमर मिल जाएगा, क्योंकि ये फर्दर फिर रिएक्ट करेगा। नीचे भी ऐसे यूनिट्स हैं तो प्राइमरी बॉन्ड्स बनेंगे लिंकेज में, तो हमें इस तरह से मिल गया ये हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। रिमेंबर CONH2NH2, ऐसे ही नीचे भी तो ब्रांचिंग होगी, CONH2NH2, और ये N जो है यहाँ नीचे फिर से कनेक्ट होगा नीचे वाले के साथ, H2 जैसे ऊपर दिखा रखा है, तो ऐसे यहाँ से इधर से निकला N एक H, इधर से निकला एक H, तो नीचे भी इस तरह बन गया इसके साथ CH2OH, ऐसे यहाँ भी बन जाएगा, फिर वो फर्दर रिएक्ट करेगा, तो इस तरह क्रॉस लिंक पॉलीमर मिल जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, क्योंकि जितना हमारा ये आप देख रहे हैं वुडन फ्लोरिंग वगैरह, इस सब में इसका बहुत यूज है। 90% ऑफ वर्ल्ड्स पार्टिकल बोर्ड यूजेस दिस UF रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों, एडवांटेज क्या है, हार्डनेस होता है, लो फ्लेमेबिलिटी, जलता नहीं है, अच्छी थर्मल इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसका बहुत जगह इस्तेमाल है। देखिए डेकोरेटिव लैमिनेट्स, आप अगर देखें लैमिनेटेड जो स्ट्रक्चर हैं उसमें, जो हम घरों में फर्निशिंग वगैरह में भी यूज करते हैं लैमिनेट्स। टेक्सटाइल्स में रिंकल प्रूफ क्लॉथ होता है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं उसमें। वहां कॉर्डरॉय में यूज होता है, वुड आपस में चिपकाने के लिए यूज होता है ऐसे वुड। फोम जो आर्टिफिशियल स्नो देखते हैं हम मूवीज में, वहां यूज होता है। और एग्रीकल्चर में भी एज अ स्लो रिलीज फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एकदम से नाइट्रोजन ना मिले, स्लोली ये रिलीज करता है यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, स्लोली इससे नाइट्रोजन जो रिलीज होती है। और क्योंकि ये इस तरह क्रॉस लिंक्ड होता है, तो इसको डेंटल मटेरियल्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि हार्डन हो जाता है, तो डेंटल मटेरियल्स में भी इसको यूज किया जाता है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब हम देखते हैं इपॉक्सी रेजिन्स। इपॉक्सी रेजिन पेटेंटेड फर्स्ट 1943 बाय कैस्टन ग्रेनली, तब पेटेंट हुआ था ये। और इसका जो यहाँ हमने प्रिपरेशन दिखा रखा है, इपॉक्सी रेजिन्स बहुत यूज होता है इनका, लेकिन यहाँ जो दिखा रखा है मैंने, तो वो है एडिसिव। आपने देखा होगा ना, कई जगह लेदर गुड्स हैं, उनको जोड़ने के लिए, शूज में, बहुत किस्म की आइटम्स में, जिससे फास्ट वो स्टिक करें, तो चिपके रहें, तो उसमें इसका यूज होता है बहुत ही ज्यादा। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिक्विड, एक इसमें 2 लिक्विड्स होते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो दूसरा वाला क्योरिंग के लिए यूज होता है। मतलब वो उसके बाद क्रॉस लिंकिंग कर देता है, जिससे वो जोड़ जो है वो खुलता नहीं है, ऐसे जोड़ बना लेता है। तो इसका जो प्रिपरेशन की स्टेप है, ये 2 स्टेप प्रिपरेशन है। अब प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप में देखिए, हम देखते हैं इसमें जो 2 स्टेप किसकी प्रिपरेशन है। पहले प्री पॉलीमर प्रिपेयर किया जाता है, किससे, यह है बिस्फेनॉल A। बिस्फेनॉल देख रहे हैं आप, कार्बन CH3, यहाँ जो है हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट की जगह यहाँ क्या लगा है, बाकी 2 वैलेंसी 2 फिनॉल रिंग से, यह है बिस्फेनॉल A। तो बिस्फेनॉल A सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, फिनॉल है तो क्या बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, दोनों तरफ से HH निकल गया, OH नेगेटिव ने मदद करा, H तो मतलब H2O, तो यहाँ O नेगेटिव के साथ यहाँ भी Na पॉजिटिव, और दूसरी तरफ भी, क्योंकि 2 फिनॉल रिंग्स हैं, तो हमारे को सोडियम सॉल्ट मिल गया इसका। अब एक बार सोडियम सॉल्ट बन गया, फिर इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है एपीक्लोरोहाइड्रिन। नाउ व्हाट इज एपीक्लोरोहाइड्रिन, सिंपली एन इपॉक्साइड, तभी इसको इपॉक्साइड रेजिन कहते हैं। देखिए CH2Cl, ये क्लोराइड मदद करेगा अभी इसको यहाँ जोड़ने में, क्योंकि क्लोराइड ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा। CH2Cl, CH2CH2O, इपॉक्साइड क्या होती है, इपॉक्साइड अगर यहाँ CH2 के साथ भी OH होता, CH2 के साथ भी OH होता, तो -H2O, तो ये दोनों एक ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़ गए, क्या बन गई रिंग, इपॉक्साइड रिंग।
अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये अपनी तरफ Cl नेगेटिव 7th ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और यहां से निकलने की कोशिश करेगा, और इसको मदद क्या करेगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लग गया, जैसे अपनी तरफ को खींच रहा है, तो ये कार्बन कहां से लेगा इलेक्ट्रॉन, लगे हुए फिनॉल के फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड से यहाँ O नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां मिल गया इसको, तो बन गया, देखिए ये बॉन्ड बन गया और NaCl ये निकल गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na ने मदद करा Cl के निकलने में। तो इस किस्म से बॉन्ड फॉर्मेशन इसका हो गया। बिस्फिनॉल ए से पहले बना फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड का एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन हुआ, Cl निकला, तो अब ये जुड़ गया, जुड़ के क्या बना लिया, ये एपॉक्साइड रिंग है CH2CHO, CH2 जो Cl निकल गया वो किसके साथ जुड़ गया, O के साथ। तो इस किस्म से बिस्फिनॉल के साथ ये सब्स्टिट्यूटेड हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब ये बन गया तो ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा फिर से, क्योंकि इधर भी तो है एक और O नेगेटिव Na, तो फिर से ये एक और एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करेगा, एक और के साथ रिएक्ट करा तो दूसरी तरफ भी इस तरह एपॉक्साइड रिंग आ गई, CH2 CHO, CH2 यहां से Cl निकला तो O, और ऐसी एक रिंग इधर की तरफ, दोनों तरफ क्योंकि O नेगेटिव था तो एक और यहां पे हमारे पास एपॉक्साइड रिंग फिनॉल के दूसरी वाली साइड में भी आ गई। अब क्या होगा, अब ये फर्दर दोनों तरफ देख रहे हैं आप, एपॉक्साइड रिंग्स हैं, अब ये फर्दर रिएक्ट करेगा एक और बिस्फिनॉल के साथ, ये एक और बिस्फिनॉल जिसमें एक तरफ तो एपॉक्साइड है, अब दूसरी तरफ जो है वो है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर से ये फिनॉक्साइड इसको देगी इलेक्ट्रॉन्स, यहां से ये रिंग खुल जाएगी, CHO नेगेटिव बन जाएगा। अब O नेगेटिव, और आपको मालूम है ना पहले H निकला है H2O के फॉर्म में, क्योंकि OH और H प्लस ने H2O बनाया, तो उसमें से H पॉजिटिव ले लेगा, बन जाएगा CHOH। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो इस किस्म से हमारा स्ट्रक्चर इसमें बॉन्ड बन के फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा बॉन्ड बन गया, यहां देखिए कैसे बना, क्योंकि इसका रिएक्शन हुआ तो उससे ये एक और के साथ रिएक्ट करके, एक तरफ तो थी एपॉक्साइड रिंग CH2 CHO, एपॉक्साइड रिंग CH2 देन O, क्योंकि इसके साथ बनी है ये, फिर CH3, ये तो एक रिंग है, दूसरी जुड़ गई O, कैसे जुड़ी, CH2 एपॉक्साइड रिंग खुली दूसरे वाले बिस्फिनॉल में लगी हुई, और यहां पे आ गया CHOH जो ऊपर यहां बताया है इधर, क्योंकि देखिए एक और के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, एक तरफ तो दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट हो गया ये एपॉक्साइड रिंग एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ। अब ये दूसरी तरफ वाला जो है एक और इसने बिस्फिनॉल एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ, जहां एक ही तरफ एपॉक्साइड लगा था उसके दूसरी तरफ के साथ रिएक्शन करा, तो रिंग खुली एपॉक्साइड, बन गया CHOH। वही दिखा रहे हैं यहां कि एक में तो इस तरह लगा हुआ है, अब दूसरी तरफ की रिंग खुली तो क्या बन गया, CH2 CHOH CH2। अब ये क्या बन गया, देखिए एक लीनियर पॉलीमर, लीनियर ही तो बनेगा, इस तरह आगे रिएक्शन होता रहा तो हमें लीनियर पॉलीमर मिल गया। और ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये क्या है, ये है हमारी O बिस्फिनॉल्स लगा हुआ, और दूसरी तरफ क्योंकि एक और बिस्फिनॉल से इसने रिएक्शन करा था और एपॉक्साइड रिंग खुल गई थी, उसमें इसमें लगी हुई दूसरे बिस्फिनॉल के साथ में जब इसका रिएक्शन हुआ तो O CH2 CHOH CH2, ये इसकी है रिपीटिंग यूनिट। तो ये इसका पहला पार्ट बन गया है। I need to go over it I think once again so that you understand कि ये कैसे बन रहा है। हमारा प्री पॉलीमर है, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्री पॉलीमर। कैसे बना, देखिए ये बिस्फिनॉल के साथ रिएक्शन करके बना, तो बिस्फिनॉल जो है दो फिनोलिक उसमें ग्रुप्स हैं, उसने रिएक्ट करा NaOH के साथ, दोनों तरफ सोडियम फिनॉक्साइड आ गया, दोनों तरफ सोडियम फिनॉक्साइड, तो दोनों तरफ ही क्या जुड़ जाएगी हमारी, ये CH2 Cl निकल जाएगा, CH2 CH2O, कौन सी रिंग, एपॉक्साइड रिंग। तो दोनों कोनों पे हमारी एपॉक्साइड रिंग इस तरह जो है वो बन गई है, बिस्फिनॉल के इधर भी
OCH2 CH2O, और इस कोने में भी एक और के साथ रिएक्ट करके इस तरह CH2, क्योंकि ये तो बिस्फेनॉल है तो इधर भी O के साथ CH2 CH2O। अब ये एक और बिस्फेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, वो बिस्फेनॉल जो दूसरी तरफ से, जिसमें O नेगेटिव Na यहां नहीं जुड़ी है ये रिंग, तो ये क्या करेगा, O नेगेटिव इस एपॉक्साइड को इलेक्ट्रॉन दे देगा, एपॉक्साइड रिंग तुरंत खुल जाएगी, CH बन गया O नेगेटिव। ये O नेगेटिव इस H2O में H पॉजिटिव लेते हुए क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारा खुल करके जो यहाँ दिखा रखा है CHOH। तो ये दो रिंग्स अब यहां से खुल गया, दूसरी रिंग के साथ लगा हुआ एपॉक्साइड, क्योंकि इधर O नेगेटिव था Na पॉजिटिव था, तो वो इसके साथ जुड़ गया, O नेगेटिव दूसरी एपॉक्साइड रिंग के साथ जो दूसरे बिस्फेनॉल की थी। और इस तरह ये रिएक्शन होता हुआ हमें मिल जाएगा आगे को प्रोसीड करके ये लीनियर पॉलीमर, जिसके एक कोने में आप देख रहे हैं ये क्या लगी है, एपॉक्साइड रिंग, और ये है इसकी रिपीटिंग यूनिट। सो वी हैव फॉर्म्ड अ लीनियर पॉलीमर, द फर्स्ट और प्री पॉलीमर कहते हैं इसको। अब ये जो इसकी सेकेंड स्टेप है उसको हम क्योरिंग भी कहते हैं। क्योरिंग द डाई इपॉक्सी विद द डाई अमीन, डाई इपॉक्सी बन गया था ना, दोनों तरफ एपॉक्साइड ग्रुप लगा है। अब फिर उसकी टर्मिनल चेन एक तरफ से रिएक्ट करती जाती है, बढ़ती जाती है, तो डाई अमीन। अब देखिए इसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप है डाई अमीन। अब ये बीच में इस तरह जो लाइन दिखा रखी है रिगली लाइन, उसका मतलब है यहाँ कंटिन्यूटी है, CH2 लगे हुए हैं यहाँ पे। ऐसे ही इसमें भी यहाँ कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, पर जितने भी कार्बन हो, 2 3 4 जितने भी हों, है ये डाई अमीन, दोनों साइड क्या लगे हैं, 2 अमीनो ग्रुप लगे हैं। अब अमीनो ग्रुप से रिएक्शन शुरू हो गया, इपॉक्साइड रिंग खुलेगी, ये अमीनो ग्रुप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इपॉक्साइड रिंग खुली, तो जैसे ये खुली CHO नेगेटिव, ये बन गया CHO नेगेटिव, रिंग खुल गई, और यहाँ डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां किसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर, तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे दूर हो कि ये हाइड्रोजन इसमें से निकल जाए इस पॉजिटिव को लेते हुए, और उसकी मदद कौन करता है, ये O नेगेटिव, तो O नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकाल देगा, तो ये किस में बदल जाएगा, OH। आप देख रहे हैं ये किस में चेंज हो गया, OH में, तो ये बन गया OH। इपॉक्साइड रिंग से ही ये खुल के बना है CHOH, CH2, क्योंकि यहाँ CH2 ये इपॉक्साइड रिंग थी एक कोने की, और ये जुड़ गया, देखिए कार्बन नाइट्रोजन प्राइमरी बॉन्ड बन गया, असल का कोवैलेंट बॉन्ड, ये वैंडरवाल्स बॉन्ड नहीं है जो वीक हो, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। कैसा पॉलीमर, थर्मोसेटिंग, जैसे इससे पहले भी करे। तो अब देखिए ये इस तरह, अब इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये लिंक हो गया है, एक हाइड्रोजन तो उसका निकल गया था, OH बना लिया उसने इपॉक्साइड से, पर एक और भी तो है, डायमीन है। इस तरह ये डायमीन भी फर्दर रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा डायमीन ये वाला, तो देखिए ये भी जुड़ जाएगा, इधर से ये भी जुड़ गया, यहाँ से CH2 CHOH, ऐसे ये भी जुड़ गया CH2 CH, इपॉक्साइड रिंग खुली OH। यहाँ ये रिगली लाइंस मीन्स कि इधर की तरफ आगे जो है बाकी पार्ट है पॉलीमर का, ऐसे ही इधर भी इपॉक्साइड रिंग जो बिस्फेनॉल वगैरह से जुड़ी हुई है। अब क्या होगा इसमें, अब फिर से, क्योंकि ये एक ही थोड़ी है नाइट्रोजन, डायमीन है ना, तो आपको दिख रहा है जैसे यहाँ था, तो यहाँ भी तो एक और है, कार्बन कार्बन कितने भी है, रिगली लाइन, ये भी तो NH2 है इसके साथ, फिर यहाँ इस तरह लग जाएगा, रिंग खुलेगी CH2OH, इधर भी लग जाएगा। और ये रिएक्शन जो है कंटिन्यू करता रहेगा बाय क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि एपॉक्साइड रिंग इस तरह जुड़ती रहेंगी, इसमें खुलती रहेंगी, और खुल करके ये फिर से बिग मॉलिक्यूलर नेटवर्क बना देगा। और अब जो है थोड़े समय बाद, क्योंकि पहले तो खाली लीनियर था, अब ये किस में बदल गया, ये सेट होने लगेगा, मतलब इट विल हार्डन टू अ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। जिस तरह आपने देखा होगा ट्यूब्स मिलती हैं, वो दो मिलाते हैं एक को दूसरे के साथ, और थोड़े समय बाद जिसके ऊपर हम लगाते हैं इसको, वो दो चीजें आपस में जुड़ जाती है, फिक्स हो जाती हैं, जोड़ने के लिए एडहेसिव के फॉर्म में काम लाया जाता है। ये एपॉक्सी रेजिन वन ऑफ द यूजेस।
इसके अलावा बहुत अनेकों यूजेस भी हैं, अभी हम देखेंगे। तो हमने क्या करा, इसको कहते हैं क्योरिंग, उसकी क्योरिंग कर दी। पहले तो लीनियर चेन थी, वो तो लिक्विड थी। अब जब उसमें हमने दूसरा वाला ही मिलाया लिक्विड, तो दोनों मिल करके थोड़ी देर में सेट हो गए। प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने से प्रेशर या हीट कोई एक, और हमको इस तरह मिल गया एक हमारा बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एडिसिव। ये बन गया, आपस में क्रॉस लिंकिंग हो गई इसमें, क्योंकि डायमीन थी, वहां इपॉक्साइड थी, खुलती चली गई, जुड़ती चली गई, क्रॉस लिंकिंग से बिग मॉलिक्यूलर नेटवर्क इज फॉर्म्ड एंड वी गेट विच हार्डन्स टू अ स्ट्रॉन्ग एडिसिव। अब हम देख लें कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज देखें। ये श्रिंकेज प्रूफ होता है, बहुत कम श्रिंकिंग होती नहीं है, और मॉइस्चर रेजिस्टेंट, मॉइस्चर का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्सेलेंट केमिकल रेजिस्टेंस, किसी चीज का कोई केमिकल्स का असर नहीं, बहुत ही इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका होता है। और गिराव टूटता नहीं है, ये शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है और टॉक्सिक नहीं होता है। इसलिए देखिए कई जगह इसका यूज है। ये तो आपको जो मैंने रिएक्शन दिखाया था वो एडिसिव का था। 2 ट्यूब्स आपने देखा भी होगा, इस तरह मिलती हैं चिपकाने के लिए 2 ट्यूब्स। तो किस तरह वो जुड़ करके दोनों को मिलाओ, जहां जोड़ना है वहां लगाओ, जैसे क्विक फिक्स, एंड देयर द 2 pieces आर स्टक टुगेदर। तो वो यूज के अलावा अब इसका कई जगह यूज है, क्योंकि जोड़ने के ऐसा मजबूत जोड़ होता है एरोस्पेस में, डिफेंस में, जहां वाटर रेजिस्टेंस चाहिए होती है, ऐसे पेंट्स और प्राइमर में बड़े बड़े डैम्स होते हैं, एक्सटर्नल कोटिंग लगाते हैं पेंट्स की, जहां की हम चाहते हैं कि डैमेज नहीं हो, किससे, पानी से, मॉइस्चर से खराब ना हो सरफेस। वो सरफेस किसी का भी हो सकता है, वुडन सरफेस हो सकता है, वो मेटालिक सरफेस हो सकता है, वो तो वो खराब ना हो, उसके लिए ऐसे पेंट्स में इसको यूज किया जाता है। तभी तो कई जगह ये पेंट होते हैं ना, आप देखते हैं ना, इतने सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं पड़े रहते हैं, एरोप्लेन पार्ट्स होते हैं, कोई पानी से ही थोड़ी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे पेंट्स में, डैम्स की में, प्राइमर के फॉर्म में, सीलर मतलब सीलिंग करने के लिए, सील मतलब जिससे वाटर प्रूफिंग करने के लिए वहां यूज होते हैं, कोटिंग्स के फॉर्म में, लेमिनेटेड वुड्स में, फ्लोरिंग में बहुत यूज होता है। और आजकल तो कई किस्म की फ्लोरिंग चल रही है, नॉन स्किड भी होती हैं जो कि फिसलती नहीं है, उसके ऊपर भी इसी तरह से ये यूज किया जाता है एपॉक्सी रेजिन का, और इससे बहुत सुंदर सुंदर उसके ऊपर डिजाइन भी बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव फ्लोरिंग भी बनाई जाती है इससे। और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें भी इसका इंसुलेशन, क्योंकि कोई असर नहीं होता है इसका, इंसुलेटर होता है ये, तो इसलिए वहां भी इसका यूज करा जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी डिड ऑल दीज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। रिमेंबर, थर्मोसेटिंग, जिनकी अपनी खासियत होती है, अपने यूजेस होते हैं, बहुत हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, कई इससे डिजाइन्स बन सकते हैं, कई किस्म की इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, फर्निशिंग में, बिल्डिंग्स में इसका बहुत यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सो द डिफरेंट पॉलीमर्स हैव डिफरेंट uses as we saw.